आज हम लोग उत्परिवर्तन का तीसरा भाग पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन की दिशा के आधार पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड म्यूटेशन हो सकता है। फॉरवर्ड म्यूटेशन वो होता है जब सामान्य नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन जो है उत्परिवर्ती जीन में परिवर्तित हो जाए, उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। इससे उत्परिवर्ती फिनोटाइप प्राप्त हो सकता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जब सामान्य वाइल्ड टाइप अलील उत्परिवर्ती अलील में परिवर्तित हो जाए तो उसे म्यूटेंट अलील तो उसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये दो भिन्न फिनोटाइप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में भूरी एवं नीली आंखें। फिर बैक म्यूटेशन, इसे रिवर्स म्यूटेशन या रिवर्जन भी कहते हैं। जब उत्परिवर्तन विपरीत दिशा में हो अर्थात उत्परिवर्ती अलील से सामान्य वाइल्ड टाइप अलील निर्मित हो तो उसे हम बैक म्यूटेशन अथवा रिवर्स म्यूटेशन अथवा रिवर्जन कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है। ट्रू बैक रिवर्जन या ट्रू बैक म्यूटेशन, इसमें जो पहले उत्परिवर्तन हुआ था तो उसी स्थल पर वापस उत्परिवर्तन होता है और पहले वाला ही न्यूक्लियोटाइड वापस आ जाता है, जिसके कारण वाइल्ड टाइप अलील प्राप्त होता है। म्यूटेंट अलील से वाइल्ड टाइप अलील प्राप्त होता है। इसे ट्रू बैक म्यूटेशन कहते हैं। दूसरे प्रकार के उत्परिवर्तन में ये जीनोम में किसी स्थल पे होता है, भिन्न स्थल पर होता है, जो पहले उत्परिवर्तन की क्षतिपूर्ति कर देता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम सप्रेसर म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि वह मूल उत्परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त करता है। और सप्रेसर उत्परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरजीनिक और इंट्राजीनिक। इंटरजीनिक किसी अन्य जीन पर, और इंट्राजीनिक मतलब उसी जीन में दोबारा उत्परिवर्तन होता है। ट्रांसफर आरएनए सप्रेसर तंत्र में ये इंटरजीनिक है। ट्रांसफर आरएनए सप्रेसर तंत्र में प्राथमिक उत्परिवर्तन एमआरएनए के कोडॉन में परिवर्तन करता है, जिससे निर्मित प्रोटीन अकार्यात्मक हो जाती है। और द्वितीयक उत्परिवर्तन टीआरएनए के एंटीकोडॉन को परिवर्तित करता है, जिससे टीआरएनए उस एमआरएनए पर उपस्थित उत्परिवर्ती कोडॉन को पहचानता है और स्थल पर अमीनो अम्ल उसी अमीनो अम्ल को कोडित कर देता है, जिससे कार्यात्मक प्रोटीन पुनः निर्मित होती है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम सप्रेसर म्यूटेशन कहते हैं। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन का चित्र है। ये जीनोटाइप है। जब फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है तो इस जीनोटाइप में उत्परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण म्यूटेंट प्राप्त होता है, उत्परिवर्ती प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार के म्यूटेशन को फॉरवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। बैकवर्ड म्यूटेशन में जो उत्परिवर्तित जीन है उसमें दोबारा उत्परिवर्तन होता है। ये ट्रू बैक म्यूटेशन हो सकता है, ट्रू रिवर्जन हो सकता है, जब जहां पहले म्यूटेशन हुआ था फॉरवर्ड दिशा में उसी जगह पुनः म्यूटेशन हो और जो पहले न्यूक्लियोटाइड था वो वापस आ जाए, तो ट्रू बैक रिवर्जन होता है और वाइल्ड टाइप अलील प्राप्त होता है। परंतु सप्रेसर म्यूटेशन में जो बैकवर्ड म्यूटेशन होता है वो जीन में किसी और स्थल पर होता है। ये इंट्राजीनिक म्यूटेशन का उदाहरण है। तो वो पहले म्यूटेशन की क्षतिपूर्ति कर देता है, इस कारण से फिनोटिपिक रिवर्जन होता है, जीनोटिपिक रिवर्जन नहीं होता है। उसी प्रकार का फिनोटाइप हमें प्राप्त होता है पर जीनोटाइप प्राप्त नहीं होता है। उत्परिवर्तन के कारण पर आधारित स्वतः उत्परिवर्तन हो सकता है या प्रेरित उत्परिवर्तन हो सकता है। स्वतः उत्परिवर्तन प्रकृति में बिना किसी कारण के स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये डीएनए प्रतिकृतिकरण के समय चयापचयी त्रुटि के कारण हो सकते हैं। इसकी दर बहुत कम होती है। बैक्टीरिया में स्वतः फॉरवर्ड उत्परिवर्तन की आवृत्ति 10 to the power -8 to 10 to the power -10 डिटेक्टेबल म्यूटेशन है, जिन्हें ज्ञात किया जाता है प्रति न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति संतति होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इसकी दर जो है 10 to the power -7 से 10 to the power -9 होती है। अतः यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट की तुलना में म्यूटेशन की दर अधिक होती है। सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणें अथवा वातावरणीय कारक स्वतः उत्परिवर्तन में सहायक होते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन उसे कहते हैं जब कृत्रिम रूप से हम किसी जीव में रसायन अथवा भौतिक कारक के द्वारा उत्परिवर्तन ला दें, तो उसे हम प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तन रखने की क्षमता रखने वाले कारक जो हैं
आयनीकारक विकिरणें जो कि रेडियो विकिरणें हो सकती हैं। फिर पराबैंगनी विकिरणें नॉन आयनीकारक विकिरणें हैं, तथा कुछ रासायनिक पदार्थ जो डीएनए से क्रिया कर सकते हैं वो प्रेरित उत्परिवर्तन ला सकते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन के उदाहरण है कुछ क्षारों के एक्सोसाइक्लिक अमीनो समूह की स्वतः हानि होती है, डीएमिनेशन होता है। सामान्य कोशिकीय परिस्थिति में साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो यूरासिल निर्मित करता है, और इसकी दर जो है 100 बार ये घटना प्रतिदिन होती है। तो इस दर से तो कुछ समय पश्चात जो है डीएनए में साइटोसिन नहीं रहेगा। इस कारण से जब जो चौथा न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है वो थाइमीन होता है, क्योंकि साइटोसिन के डीएमिनेशन से जो यूरासिल बनता है उसे रिपेयर तंत्र बाह्य पदार्थ मानकर उससे डीएनए से हटा देता है, और इस तरह से डीएनए की संरचना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त एडेनिन और ग्वानिन के डीएमिनेशन भी हो सकता है, और इनकी दर 100th होती है साइटोसिन के डीएमिनेशन की तुलना में। फिर दूसरी क्रिया जो होती है वो क्षार एवं पेंटोज शर्करा के मध्य एन बीटा ग्लाइकोसिल आबंध का जल अपघटन है, और ये टेस्ट ट्यूब में प्यूरिन के जल अपघटन की दर अधिक होती है पिरिमिडीन की तुलना में, और इस की दर को हम तनु अम्ल का उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे डीएमिनेशन की क्रिया दिखाई गई है। साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है, अमीनो समूह पृथक होता है तो यूरासिल बनता है। 5 मिथाइल साइटोसिन से अमीनो समूह पृथक होता है तो थाइमीन। एडेनिन से हाइपोजैंथीन, और ग्वानिन का अमीनो समूह अलग होता है तो जैंथीन बनता है, और ये एन बीटा ग्लाइकोसिल आबंध का जल अपघटन होता है तो ग्वानिन और ए प्यूरिनेटेड अवशिष्ट प्राप्त होता है। उत्परिवर्तजन तथा अथवा उत्परिवर्तजनी कारक म्यूटाजेंस एवं म्यूटाजेनिक एजेंट्स ये रासायनिक पदार्थ अथवा विकिरणें हो सकती हैं। भौतिक परिस्थितियों का भी न्यूक्लियोटाइड क्रम पर प्रभाव पड़ता है। कम पीएच पर डीप्यूरिनेशन होता है डीएनए का। ग्वानोसिन अवशिष्टों का जल अपघटन होने से ग्वानिन मुक्त हो जाता है। एडेनिन की तुलना में ग्वानिन का सरलता से मुक्त होता है। फिर कम पीएच पे मेरुदंड टूट जाती है। शर्करा फॉस्फेट मेरुदंड के टूटना से ये प्रक्रिया लीथल हो जाती है, अर्थात घातक होती है जीव के लिए। अधिक तापमान का प्रभाव पड़ता है, इसमें डीएनए रज्जुक पृथक हो जाते हैं, अतः ये भी लीथल होता है। न्यूक्लियोटाइड क्रम पर विकिरणों का प्रभाव। नॉन आयनीकारक विकिरणें पराबैंगनी विकिरणें इसके अंतर्गत आती है। ये जिन अणुओं में संयुग्मित द्विआबंध होते हैं वो यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। यूवी प्रकाश दो एथिलीन समूहों का कंडेंसेशन कर देता है, जिससे साइक्लोब्यूटेन वलय प्राप्त होती है। कोशिका में जब यही क्रिया होती है, जब दो थाइमीन रेसिड्यूज निकट में उपस्थित होते हैं, सन्निकट उपस्थित होते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर्स निर्मित होते हैं, और ये क्रिया समान डीएनए रज्जुक में सन्निकट थाइमीन रेसिड्यू जो उपस्थित होते हैं उनके मध्य होती है। यूवी विकिरण डीएनए में सन्निकट उपस्थित थाइमीन अवशिष्टों पर कार्य करके दो प्रकार के उत्पाद बना सकती है। एक है थाइमीन डाइमर और दूसरा है 6,4 फोटो प्रोडक्ट। ये दोनों प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो यूवी विकिरण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती है उसकी तरंग दैर्ध्य 200 से 400 नैनोमीटर होती है, और ये पिरिमिडीन डाइमर निर्मित करता है तथा बैक्टीरिया और मनुष्य की त्वचा कोशिकाओं के डीएनए में रासायनिक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। फिर आयनीकारक विकिरणें एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे इत्यादि ये प्रत्यक्ष रूप से क्रोमोसोम को प्रभावित कर सकते हैं अथवा एक क्षार परिवर्तन कर सकते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला का आरंभन कर सकते हैं। क्रोमोसोम मियोटिक प्रोफेज अवस्था में टूटने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इस अवस्था में उत्परिवर्तन की आवृत्ति रेखीय रूप से बढ़ती है जैसे जैसे रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है। रासायनिक उत्परिवर्तजन, केमिकल म्यूटेजेंस, औद्योगिक सक्रियता के कारण जब कोई क्रियाशील पदार्थ प्रवेश करता है वातावरण में तो वो डीएनए को क्षति पहुंचा सकता है। चयापचय के द्वारा ये रासायनिक पदार्थ किसी हानिकारक पदार्थ में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो दो प्रमुख वर्क हैं। पहला डीएमिनेटिंग कारक, विशिष्टता नाइट्रस एसिड जो है
वो डीएनए में डीएमिनेट करता है क्षारों को, और वो ऐसे पदार्थों से भी बन सकता है जो हानिकारक होते हैं। इसके अतिरिक्त नाइट्राइट्स में भी परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी क्रिया जो हो रही है, ये ग्वानिन टॉटोमर्स है, जिस पर डाइमिथाइल सल्फेट कार्य करता है और मिथाइलेशन कर देता है ग्वानिन का। इस तरह के कारकों को हम अल्काइलेटिंग कारक कहते हैं। नाइट्रस एसिड और बाइसल्फाइड दोनों ही डीएनए में उपस्थित क्षारों का डीएमिनीकरण करते हैं, अतः इनको भोज्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह इनका उपयोग करते हैं। फिर अल्काइलेटिंग पदार्थ कुछ क्षारों में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए डाइमेथिल सल्फेट जो ग्वानिन का मिथाइलेशन कर देता है और O6 मेथिल ग्वानिन बनता है, और ये साइटोसिन के साथ क्षार युग्म नहीं बना पाता है। इसके अतिरिक्त डीएनए की ऑक्सीकारी क्षति ये H2O2 सुपर ऑक्साइड रेडिकल इत्यादि द्वारा होती है, जो विकिरणित पदार्थ अथवा वायुई चयापचय के प्रतिफल के कारण निर्मित होते हैं। वो डीएनए को ऑक्सीकारी क्षति पहुंचाते हैं। क्षार अनुरूप के को समाविष्ट करना, यहाँ बेस एनालॉग्स जो है इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं डीएनए में। 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो डीएनए से थाइमीन को विस्थापित करके स्वयं समाविष्ट हो जाता है, और इसमें यदि एक हाइड्रोजन अणु की क्षति हो जाए या हानि हो जाए तो वह एडेनिन से युग्म न बनाकर ग्वानिन से क्षार युग्म बनाता है। अतः इस प्रकार से जो विस्थापन होता है उसमें जीसी से एटी तथा एटी से जीसी दोनों प्रकार के ट्रांजिशन कर सकता है।